ओके, तो लेट्स सी कि आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में आपको डेटा कैसे डालना होता है, ठीक है ना। वी आर ऑन जीएसटीआर 1 ओनली। जीएसटीआर 1 में जब आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई का डेटा डालना होता है, तो अगर B2B सप्लाई किया होगा आपने, irrespective of the amount, याद रखो, irrespective of the amount, every data, every single invoice has to be uploaded. Every information about the every single invoice has to be uploaded. इनवॉइस वाइज डेटा जाता है B2B सप्लाई में। सर क्यों? क्योंकि जब आप जीएसटीआर 1 भरते हो, तो अब जब जीएसटीआर 1 भरते हो तो सामने वाले को वो क्रेडिट जीएसटीआर 2 में टू जीएसटीआर 2A जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है वेबसाइट पे, उसमें दिखना चाहिए। वो तभी दिख सकता है जब आपने उसका जीएसटीएन नंबर इंसर्ट किया हुआ है। तो पहले तो B2B सप्लाई का डेटा देखो, भले वो इंटरस्टेट का डेटा हो जहाँ पे आईजीएसटी आपने भरा है, या इंट्रास्टेट का डेटा हो जहाँ पे सीजीएसटी एचजीएसटी आपने पे किया हुआ है। इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल सप्लाई टू बी अपलोडेड। इनवॉइस वाइज डिटेल जाता है, ईच एंड एवरी सिंगल इनवॉइस हैज टू बी अपलोडेड। इनवॉइस अपलोड करना होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि स्कैन कॉपी अपलोड करो। इनवॉइस का इंफॉर्मेशन वहां पे कॉलम होते हैं, वो कॉलम में आपको इंफॉर्मेशन भरना होता है। बट येस, व्हेन द सप्लाई इज फॉर B2C सप्लाई, अब B2C सप्लाई मतलब आपने छोटे छोटे सप्लाई किए कंज्यूमर को किया, उसका इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन अगर डालने जाएंगे, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाओ, 50 लोग आपके आजू बाजू में बैठे, तो 50 एक दिन में इतने सारे इंफॉर्मेशन थोड़ी ना क्या अपलोड होंगी। तो उन्होंने क्या बोला, देखो सर जहाँ पे B2C सप्लाई होता है वहां पे इंट्रास्टेट में आप कंसोलिडेट डिटेल डाल सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उसमें पूरा कंसोलिडेट डिटेल भी अपलोड कर दो, या कोई इशू नहीं, खाली इंफॉर्मेशन अपलोड कर दो, सारा मिला के उस महीने का उस टैक्सेबल पीरियड का अपलोड कर देना। लेकिन सर अगर इंटरस्टेट सप्लाई अगर होगा, इंटरस्टेट सप्लाई अगर होगा तो वहां पे दो कंडीशन आती है, और यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट भी आता है, और मॉनेटरी लिमिट आता है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आने के चांसेस है। और इनवॉइस वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो हमें देखना है, गवर्नमेंट को उसका इंफॉर्मेशन चाहिए। गवर्नमेंट टेक्निकली फाइंड आउट करना चाहता है कि ऐसा कौन है जो दूसरी स्टेट में जाके 2.5 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेस करता है और अभी तक उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ। तो अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज मोर देन 2.5 लाख, then invoice wise details is to be uploaded. उनको आपको बताना पड़ेगा डिटेल में। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस देन 2.5 लाख एंड इवन दो इट इज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन फॉर B2C अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए आपने सेल किया हुआ है, तो उसको कंसोलिडेट डिटेल्स में आप डाल सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेट डिटेल जा सकता है। अभी ऊपर एक बात हुई थी कि आप जब डिटेल डालोगे तो उसमें आपको हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर मेंशन करना पड़ता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन मैंने आपको इनवॉइस के चैप्टर में पढ़ा ही दिया था कि नहीं, गवर्नमेंट ने बोला तो था लेकिन फिर नोटिफिकेशन लाके उसको रिलैक्स कर दिया कि बोला अप टू 1.5 करोड़ होगा तो आपको नहीं भी HSN डालोगे चलेगा, 1.5 to 5 करोड़ होगा तो ओनली 2 नंबर ऑफ HSN आउट ऑफ 8 नंबर जो होते हैं उसमें के 2 भी डालोगे तभी भी चलेगा। मोर देन 5 करोड़ है तो 4 नंबर ऑफ HSN इज एनफ, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ जीएसटीआर टू द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जैसे जीएसटीआर 1 भरते हो, जीएसटीआर 2A में उसके यहाँ पे डिटेल लिखना चालू हो जाता है। The details of outward supply for the month furnished by the supplier are to be communicated and made available electronically, auto populated, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो the respective recipient in part A of the GSTR 2A और GSTR 4A in case of, ठीक है ना, वो रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर फॉर कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन वालों का 4A होता है, वो चलेगा। थ्रू द कॉमन पोर्टल आफ्टर द 10th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ, 10 तारीख के बाद ये दिखना चालू हो जाता है। और इसलिए मैंने आपको बोला था जीएसटीआर 2 भरने का जो टाइम लिमिट होता है वो 11 से लेके 15 के बीच में होता है। ओके, हाउ आर द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश प्रायर पीरियड अमेंडमेंट, ठीक है ना। स्कोप ऑफ अमेंडमेंट क्या करना होता है कि आपके पास कुछ कॉलम उन्होंने टेबल वगैरह दिए, अगर आपको पहले का कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है तो वो भी इंसर्ट करने का वहां पे कॉलम होता है, उसमें अमेंडमेंट कॉलम हम बोलते हैं। जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू पुट अमेंडमेंट कॉलम। सर अमेंडमेंट करने का कुछ टाइम लिमिट है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी रिटर्न अमेंड हो सकता है, तो ऑब्वियसली नहीं, उसका भी एक टाइम लिमिट है, और टाइम लिमिट आपको याद रखना पड़ेगा। पर्टिकुलर फर्निशिंग जीएसटीआर 1 प्रायर पीरियड मतलब क्या, जनवरी या पकड़ लो, अभी हम नवंबर मंथ में, ठीक है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में भी जो जो रिटर्न चला जा गया है जीएसटीआर 1, ठीक है ना, उसमें अगर हमें कुछ अगर इशू है, उसमें उसमें अगर कुछ डेटा हमारा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ डेटा अगर क्लियर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, सर उसमें कुछ बिल रह गया या एक्स्ट्रा कुछ हमें एरर करना है, तो एक बात तो याद रख लो कि जीएसटी में रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक इन इनकम टैक्स वी आर हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिवीजन ऑफ रिटर्न, आप अपना रिटर्न खुद से रेक्टिफाई करके रिवाइज कर सकते हो, वैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे जीएसटी में नहीं है। बट येस, इफ देयर इज सम ओमिशन एंड मिस्टेक इन रिटर्न्स फाइल अर्लियर,
तो उसको अमेंड कर सकते हो बाय फाइलिंग द डेटा इन द नेक्स्ट रिटर्न्स, जो फ्यूचर में जाने वाले, लेकिन उनका भी तो कुछ टाइम लिमिट होगा, है उसका टाइम लिमिट, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट टेबल गिवन इन GSTR1 इन अ सब्सिक्वेंट पीरियड। आप अमेंड कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, a supplier discover mistake in the invoice furnished in GSTR1 for the month of August, अगस्त का मिस्टेक उसको अक्टूबर में पता चला, तो कैन ही रेक्टिफाई इन अक्टूबर? यस, वो अक्टूबर का जो GSTR1 भरेगा उसमें अमेंडमेंट कॉलम में डाल के उसको रेक्टिफिकेशन किया करना पड़ेगा। सर टाइम लिमिट क्या है? तो टाइम लिमिट यहाँ पे उन्होंने बोला है, यहाँ पे दिया हुआ, उन्होंने चार्ट बना के दिया होगा टाइम लिमिट का, नहीं चार्ट नीचे बना के दिया है। व्हाट इज द टाइम लिमिट? टाइम लिमिट है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द सितंबर मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन व्हिच रिटर्न इज पर्टेनिंग टू। तो अभी अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021, ठीक है ना, अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021, 31 मार्च 21 पे ये खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2021 पे ये ईयर खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद 6 मंथ के बाद आता है सितंबर का मंथ, और सितंबर का जो GSTR 3B का जो ड्यू डेट होगा वो होगा अक्टूबर में, मतलब 20 अक्टूबर तक ये रिटर्न जाएगा। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न, यहाँ पे ड्यू डेट बोलना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने डेट ऑफ फाइलिंग बोलते, तो आपको डेट ऑफ फाइलिंग याद रखना पड़ेगा कि जब आप सितंबर मंथ का रिटर्न भरोगे, यूजुअली ड्यू डेट होता है 20 अक्टूबर, लेकिन उसके पहले आप भरोगे, तो 20 अक्टूबर के पहले या 18 अक्टूबर या 12 अक्टूबर, जब भी आपने वो रिटर्न भरा होगा, ठीक है ना, GSTR 3B भरा होगा, उसके पहले या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न क्या होता है? एनुअल रिटर्न हमने 31 दिसंबर पे यूजुअली भरना होता है, ये यूजुअली मैक्स इसका ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2021 होगा लास्ट ईयर के लिए, तो पूरे साल भर के रिटर्न्स उसमें समराइज करके जाते हैं। तो आप जरा समझने का ट्राई करो, इन दोनों में का व्हिचएवर इज अर्लियर, इसके पहले आप लोगों को रिटर्न भरना है। अब यूजुअली तो क्या होगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर मंथ ही पहले आएगा, क्योंकि सितंबर का रिटर्न अक्टूबर में चला जाएगा। तो एनुअल रिटर्न का डेट क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कुछ पागल लोग एनुअल रिटर्न अगर सितंबर के पहले अगर भर देंगे तो वो वाला डेट फॉलो हो जाएगा, इसलिए उन्होंने खाली कंपेरिजन में लिखा, लेकिन ऑर्डिनरी ये डेट हम याद रखते हैं कि हाँ, हमें अगर कुछ भी चेंज करना होगा तो सितंबर के रिटर्न के पहले चेंज करो। तो अभी भी जब सितंबर का जब रिटर्न जाने वाला था, सितंबर अक्टूबर नवंबर अभी चालू हो गया, ठीक है ना, तो हमने सारे हमारे क्लाइंट्स को बोला था, देखो अगर डेटा को चेंज करना है 19 लास्ट ईयर का 1920 का अगर कोई डेटा चेंज करा है तो फटाफट अभी करा लो, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये बात होती है। वहां पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एन एंटिटी फर्निश एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन अगस्त। देखो अभी इसने अगस्त 15 में भर दिया, अब व्हिचएवर इज अर्लियर में क्या आ जाएगा? अगस्त 15। फॉर द सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर एन एरर डिस्कवर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टेनिंग नवंबर मंथ ऑफ XY, the entity has filed the return for the month of September on 20th October। तो चलो वो डेट चला गया, लेकिन 20th अक्टूबर या 15th अगस्त व्हिचएवर इज अर्लियर में, अब नवंबर में आपको अगर डेटा मिलेगा तो यू कैन नॉट रेक्टिफाई द रिटर्न। अब ये कुछ नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा, इंक्वायरी वगैरह होगी, तो वही आपका लास्ट मौका है, बाकी आप खुद से तो कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे उन्होंने रिटर्न्स के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए, ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल पॉइंट है जो पिंक एरिया में लिखे हुए, GSTR1 needs to be filed even if there is no business। तो अगर जीरो बिजनेस भी होगा, इनकम टैक्स जैसा नहीं है कि इनकम होगा तो ही रिटर्न भरूंगा, यहाँ पे रिटर्न तो भरना ही पड़ता है, मैंडेटरी है, नील रिटर्न भी भरना मैंडेटरी है। टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी कैंसिलेशन ऑफ GST हैज टू फाइल GSTR1 फॉर एक्टिव पीरियड। जब आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो एक्टिव पीरियड होता है उसके लिए आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी होता है, ठीक है ना। In case where a taxpayer has been converted from a normal taxpayer to the composition taxpayer, ठीक है ना, GSTR1 will be available for filing only for the period during the which she was a normal taxpayer। अब ये समझने के लिए आपको अगेन GSTR ITC के चैप्टर में सारे प्रोविजन आते हैं, लेकिन आपको खाली बता देता हूँ, नॉर्मल टैक्स पेयर अगर कन्वर्ट होता है कंपोजिशन टैक्स पेयर में, क्योंकि कंपोजिशन टैक्स पेयर को तो GSTR4 भरना पड़ता है और नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए तो GSTR1 लगता है, या उल्टा भी आप कर रहे हो, कंपोजिशन टैक्स पेयर जब था आगे जाके नॉर्मल टैक्स पेयर बनना है, तो 4 का 1, 1 का 4 कभी भी हो सकता है। तो उन्होंने पहले बोला जितने पीरियड तक आप नॉर्मल थे उतने पीरियड तक आप नॉर्मल का रिटर्न भरोगे, और जितने पीरियड में आप कंपोजिशन थे, कंपोजिशन डीलर थे, उतने पीरियड आप कंपोजिशन का रिटर्न भरोगे, ठीक है ना। फिर व्हाट प्रिकॉशन अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू टेक फॉर हैसल फ्री कंप्लायंस, ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए फॉर आर्टिकल्स। हमारे सीए स्टूडेंट के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल लाइफ की ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि सारी इनवॉइस आप रेडी रखो, आप ड्यू डेट का वेट मत करो, ड्यू डेट के पहले आप रिटर्न अपलोड कर दो। आपका अगर क्रेडिट मैच होना है, आईटीसी मैच करना है, तो आपके जितने भी सप्लायर हैं उनको आप यूजुअली कॉल किया करो, मेल किया करो, रिक्वेस्ट किया करो कि सर प्लीज आप अपना रिटर्न भर दो, तभी हमारे 2A में रिफ्लेक्ट होगा।
तो these are the general what you say compliance procedure that we follow usually in offices. वो उन्होंने लिखा है, it's not a part of syllabus, ठीक है ना, syllabus नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट जीएसटीआर 2 या 2A के अभी यहाँ पे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन उन्होंने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी फॉर टाइम बिंग उसको स्टॉप किया गया था, अभी रिसेंटली उसको रीएक्टिवेट किया गया है, तो उसके रिलेटेड हमारे सिलेबस में कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना. डायरेक्टली आई एम जंपिंग ऑन जीएसटीआर 3B. सर जीएसटीआर 3B क्यों लाया था? ओरिजिनली इसलिए लाया था कि जीएसटीआर 1 अगर 2 अगर हम टाइम पे नहीं भर पाएंगे तो एटलीस्ट 3B जाना चाहिए. 3B में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो टैक्स पेमेंट होता है, ठीक है ना. 3B में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टैक्स पेमेंट. आप अपना आउटवर्ड लाइबिलिटी दिखाते हो, आउटवर्ड लाइबिलिटी इतना है, माइनस उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ही क्लेम करते हो कि मेरा इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, और जो नेट अमाउंट बच जाता है वो आपको पे करना पड़ता है थ्रू द कैश लेजर. कैश लेजर क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया था. आउटवर्ड लाइबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में दिखता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाते हो, और टैक्स पेमेंट आप करते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, ठीक है ना. तो उसके बाद ये सब करने के बाद आपको रिटर्न भरना पड़ता है जीएसटीआर 3B. जब सब कुछ सही चलेगा तो जीएसटीआर 3 आ जाएगा मार्केट में फिर से, लेकिन अभी क्योंकि सब कुछ सही नहीं चल रहा है तो मार्केट में हम जीएसटीआर 3 भर रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, ठीक है ना. सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 प्रिस्क्राइब अ मंथली रिटर्न इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 3 फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कंपोजिशन टैक्स पेयर. तो इन लोगों के लिए अलग से रिटर्न है, इसलिए इनको 3B एप्लीकेबल नहीं होता. अ पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये तो सारे वही लोग हैं. कब भरना पड़ेगा? जीएसटीआर 3 is to be filed on 20th day of the succeeding relevant calendar month or part thereof. However, filing of GSTR 3 has been deferred by GST Council. वो deferred किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं? Currently, GSTR 3B is being notified as the monthly return to be filed by the registered person who are required to file GSTR 3. Presently, due date for submission of GSTR 3B is being 20th of the following month. ये डेट तो वही है, उसमें कुछ नहीं है. GSTR 3B can be submitted electronically through a common portal, either directly or through the notified facilitation center. कुछ गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए जिसको जीएसटी सुविधा केंद्र वगैरह बोलते हैं. GSTR 3B सिंपल रिटर्न कंटेनिंग समरी होता है, यहाँ पे इनवॉइस वाइज डेटा नहीं जाता, इनवॉइस वाइज डेटा जाता है आपका 1 में. समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जिसमें से आपकी लायबिलिटी बनती है, समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई जिसमें से आपको क्रेडिट मिलता है, ठीक है ना. Eligible ITC, payment of tax, etc. GSTR 3B does not require invoice or data of outward supply. The broad content of GSTR 3B are, तो मेजर कंटेंट क्या क्या होते हैं ऐसे देख लो, क्या क्या उसमें लिखा जाएगा. जनरल इंफॉर्मेशन में GSTN, लीगल नेम, टैक्स पीरियड, ये सब तो बाय डिफॉल्ट जनरेट होके आ जाता है, ठीक है, आपको भरना नहीं पड़ता. टैक्स डिटेल्स, उसके समराइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज. Summarize details of interstate supply made to the unregistered person, composition taxable person and UIN holder. Eligible ITC, value of exempted, nil rated and non GST inward supply, payment of tax, TDS, TCS का क्रेडिट, ऐसा बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पे जाता है. सर GSTR 4 कौन भरता है? तो कंपोजिशन प्लेयर और जो प्रिजम्पटिव में होते हैं उनको GSTR 4 भरना पड़ता है. पर्सन एलिजिबल टू फाइल दिस रिटर्न पीरियडिकली. पहले GSTR 4 क्वार्टरली जाता था, लेकिन अभी एनुअली करके रखा है, अभी साल में एक ही बार भरना पड़ता है. फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न. देखो GSTR 1 जो था वो मंथली और क्वार्टरली है. मंथली किसके लिए? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है उनके लिए मंथली, जिनका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है उनके लिए क्वार्टरली. GSTR 3B जो है वो मंथली ही भरना पड़ता है इररेस्पेक्टिव योर लेवल ऑफ टर्नओवर. हर पर्सन को, मुझे भी अपना GSTR 3B मंथली भरना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट GST का पेमेंट डिफर्ड नहीं करना चाहता. कंप्लायंस प्रोसीजर थोड़ा आगे लेके जा सकता है. कंपोजिशन वालों को क्या बेनिफिट है? बेनिफिट की बातें हमने पहले भी कर ली थी जब हमने कंपोजिशन डीलर की बातें की थी कि कंपोजिशन डीलर हैज टू फाइल GSTR 4 एंड दैट हैज टू बी फाइल एनुअली, लेकिन पेमेंट जो करेगा वो क्वार्टरली करेगा, ठीक है ना. GST CMP 06 करके एक फॉर्म है उसमें करेगा, वो दिखते आगे. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 दैट इज कंपोजिशन एंड एवरी पर्सन अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द नोटिफिकेशन 2. ये क्या है? वो क्या था? अपना सर्विस स्कीम के लिए जो था, ठीक है ना, जिसको हम प्रिजम्पटिव स्कीम बोलते हैं. GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिक टू द कॉमन पोर्टल जाएगा, लेकिन क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं GST CMP 08 कंटेनिंग द पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स. तो पेमेंट आपको क्वार्टरली करना पड़ेगा और उसका ड्यू डेट होता है 18th डे ऑफ द मंथ, 18th डे ऑफ द मंथ, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो GSTR 4 का सर ड्यू डेट क्या है? 30th अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग द एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर. तो आपको क्या करना है? 30th डे पे आपको भरना है. 30th अप्रैल इज द ड्यू डेट, ये याद रख लो आप लोग, साल में एक बार भरना पड़ता है. और स्टेटमेंट का तो 18th ऑफ द ईच क्वार्टर, मतलब जैसे अप्रैल में जून
तो 18 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, 18 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 18 जैन एंड जैन फिर मार्च का 18 अप्रैल पे आपका चला जाएगा जहां पे क्वार्टरली स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द पेमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑटो पॉपुलेटेड ऑफ इनवर्ट सप्लाई का डेटा 4A में दिखेगा लेकिन कुछ काम का नहीं है। कंटेंट ऑफ जीएसटीआर 4A वही होते हैं ऑलमोस्ट सारे, पढ़ ले रहा हूं आप एक बार, कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये रिटर्न्स के बारे में एक पावर है। कैंसिलेशन ऑफ रिटर्न में हमने बात तो कर ली थी, और ये फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि अगर आपने रिटर्न्स अगर टाइम पे नहीं भरे, इफ यू डोंट फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम, क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का पावर किसके पास है, प्रॉपर ऑफिसर के पास है। सुओ मोटो ही कैन सेंड यू नोटिस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रिटर्न। सर उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, विद इन 30 डेज या तो आप उस नोटिस का रिप्लाई दे दो, या तो नोटिस का रिप्लाई नहीं देंगे तो अपनी जो रिटर्न नहीं भरे थे वो भर देना। लेकिन सर वो कितने रिटर्न नहीं भरने के बाद आता है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एरिया, ठीक है ना। As per section 29(2), a proper officer is empowered to cancel the registration of the taxable person if a person paying tax under composition scheme has not furnished the return GSTR 4 for 3 consecutive tax period। 3 consecutive tax period मतलब ये तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि अभी एक साल में एक रिटर्न जाता है, 3 साल तक आपने रिटर्न नहीं भरा हुआ है। और एनी अदर टैक्सेबल पर्सन, अब नॉर्मल लोगों के लिए जो रिटर्न है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव की जगह पे क्या है, 6 मंथली रिटर्न जो होते हैं, 6, ठीक है ना, पीरियड फॉर 6 मंथ। 6 मंथ का अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो विद इन 6 मंथ आप लोगों को क्या आ जाती है, नोटिस आ जाती है। चलो ठीक है, ये देखो यहाँ पे उन्होंने समरी बना के दी है। ये समरी किसकी है, रेगुलर टैक्स पर्सन जब रेगुलर स्कीम छोड़ के जब कंपोजिशन में जाता है उसकी समरी है। मैंने बता दिया एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बाकी डिटेल में बातें मैं करूंगा आईटीसी के चैप्टर में, कि रेगुलर स्कीम छोड़ के अगर नॉर्मल टैक्स पीरियड छोड़ के जब आप कंपोजिशन डीलर बनते हो, तो जितने पीरियड तक आप नॉर्मल रेगुलर थे तब तक जो रेगुलर लोगों को रिटर्न्स लगते हैं, जैसे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी वो भरने पड़ेंगे आपको। एंड द मोमेंट यू बिकम कंपोजिशन डीलर, वहां से आगे आपको जी कंपोजिशन डीलर का रिटर्न्स लगना चालू हो जाता है, और पेमेंट भी आपका क्वार्टरली हो जाता है। GSTR 3B and 4 need to be filed even if there is no business activity, मतलब नील रिटर्न भी मैंडेटरी है, अब बिजनेस करो या नहीं करो नील रिटर्न मैंडेटरी होते हैं जीएसटी में। चलो ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न इज GSTR 5। दिस रिटर्न इज फाइल्ड बाय NRTP। NRTP कौन होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसका इंडिया में परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता। ही कम्स टू इंडिया कैजुअली for doing the business whenever he wanted to come to, whenever he wished to enter into India for doing some business casually, he has to apply for the registration at least 5 days in advance, और पेमेंट ऑफ टैक्स पे एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे उसको 5 days एडवांस में भरना पड़ता है। और इस यहाँ पे जो भी बिजनेस वो करेगा, वो बिजनेस का जो डेटा होगा, वो डेटा उसको GSTR 5 में से, क्योंकि 1 इसके लिए मैंडेटरी नहीं है, 3 भी मैंडेटरी के लिए, बाकी सारे रिटर्न में से इसको एक्सेप्शन दिया गया है, बट he has to file one simple return, that is GSTR 5, where he will give the data of all the business activities conducted by him। और GSTR 5 का जो ड्यू डेट है वो जरा देखो, जरा अलग ड्यू डेट है। GSTR 5 should be filed within 20 days after the end of the calendar month। आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ, उसका बिजनेस खत्म होने के बाद नहीं, जिस महीने में बिजनेस खत्म होगा वहां से 20 दिन के अंदर, end of the calendar month or within 7 days after the last day of validity period of registration, whichever is earlier, ठीक है ना। तो within 7 days मतलब अगर 10 तारीख को अगर आपका बिजनेस करके खत्म हो गया होगा तो 17 तारीख के पहले आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे बातें की गई है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर पेएबल, सब कुछ वहां पे रहेगा। एनआरटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न से भी इसको मुक्ति दी गई है। बाकी सारे जो हमने अभी तक लोग पढ़े, कंपोजिशन डीलर, प्रिजम्पटिव स्कीम, नॉर्मल डीलर, लेस देन 1.5 करोड़, मोर देन 1.5, इन सबको क्या करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। ड्यू डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, रिटर्न के साथ ही इसके पेमेंट भी हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई अलग से ड्यू डेट नहीं है। ओके सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या ओमिशन ऑफ द एरर का क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं। आप क्या कर सकते हो, आगे जाके उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, आप क्या अमेंड मतलब सॉरी आप रिवाइज नहीं कर सकते, आप अमेंड कर सकते हो इन फॉलोइंग टैक्स पीरियड, ठीक है ना। आगे चलता हूं मैं, ये देखो टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन। सर रिवीजन ऑफ रिटर्न कर सकते हैं क्या, नहीं। रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटिनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन, इन्फॉर्मेस एक्टिविटी। आपके यहाँ पे रेड हो गया है और आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स बुक दिख रहा है, और आप बोलते हैं
हाँ मैं तो भूल गया था, अभी मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसे नहीं करना है। आपके यहाँ पे रेड मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन होता है, फ्रॉड का रेक्टिफिकेशन नहीं होता। तो ये सारे फ्रॉड है, स्क्रूटिनी में वगैरह पकड़े गए तो उसका रेक्टिफिकेशन नहीं होता। जेन्युइन जो फ्रॉड एंड एरर होता है, ओमिशन मिस्टेक होता है, उसका रेक्टिफिकेशन होता है। और उसका क्या है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द सितंबर मंथ और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ये डेट मैंने आपको समझा दिया था ऊपर, ठीक है ना। रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 39(1) मतलब जीएसटीआर 3B, ठीक है ना, which is self assessed tax has been paid in full consider as a valid return। उसमें जितना भी टैक्स आता है आपको वैलिड माना जाएगा, तभी जब आपने उसमें पूरा टैक्स भरा हुआ है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द करंट मंथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन रिटर्न ऑफ द प्रीवियस मंथ हैव बीन फाइल्ड। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते मार्च में मेरी लायबिलिटी तो मार्च का पेंडिंग रखता हूं, कम करता हूं अप्रैल का भर देता हूं, ऐसे नहीं कर सकते आप। पहले मार्च का भरना पड़ेगा, फिर अप्रैल का, फिर मई का, फिर जून का। प्रीवियस पीरियड का जब तक आप रिटर्न नहीं भरते तब तक नेक्स्ट पीरियड का रिटर्न ओपन होता ही नहीं पोर्टल पे। A taxpayer need to electronically sign submitted return, otherwise it will become considered as a not filed। तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न करना ही पड़ता है, आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आपका आधार लिंक ओटीपी होता है इंडिविजुअल का, तो वहां पे आधार ओटीपी से वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो जाता है। A taxpayer can electronically sign the return by using the DSC, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं उसको। कंपनी और एलएलपी को मैंडेटरी होता है। ई साइन आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन काफी है। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड वगैरह वो सब सेंड करके आपको मैंडेटरी उसको वैलिडेट कराना पड़ता है। चलो ठीक है सर। इसके अलावा और कोई रिटर्न बच गए सर? हाँ बच गए ना। फर्स्ट रिटर्न, फाइनल रिटर्न पढ़ेंगे और एनुअल रिटर्न पढ़ेंगे, 3 रिटर्न और पढ़ने हमें। Where the person become liable for the registration after his turnover crosses the threshold limit। आपको पता है 40 लाख 20 लाख क्रॉस होने के बाद उसको विद इन 30 डेज अप्लाई करना पड़ता है। और विद इन 30 डेज जब अप्लाई करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन जब आता है वो आता है रेट्रोस्पेक्टिवली, ये बात हमने की थी। और इस पीरियड में मतलब लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और एक्चुअल रजिस्ट्रेशन, ये ड्यूरिंग के पीरियड में जो भी वो कच्चे बिल इश्यू करता है उसको रिवाइज इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। और रिवाइज इनवॉइस इश्यू जितने भी उसने किए हैं उसका डेटा उसको डालना पड़ता है फर्स्ट रिटर्न के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने वो बोला है फर्स्ट रिटर्न का डेटा उन्होंने यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आफ्टर बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये फर्स्ट रिटर्न में जाएंगे। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड फॉर द फर्स्ट टैक्सेशन पीरियड ग्रांट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन पीरियड। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद, जो अभी जैसे रजिस्ट्रेशन आपका आ गया 18 दिसंबर की, तो 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक भी तो आप कुछ ना कुछ सेल्स करोगे, वो सारा का सारा फर्स्ट रिटर्न में आप अपना डेटा डाल के उनको सबमिट कर दो, उसको फर्स्ट रिटर्न बोलते हैं, ठीक है ना। सर एनुअल रिटर्न, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एनुअल रिटर्न क्या होता है? Who is required to furnish annual return? तो every registered person are all registered person are required to file annual return। लेकिन कुछ लोगों को इसमें से मुक्ति मिली है। कुछ लोगों को मतलब सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और टीडीएस टीसीएस वालों को यहाँ से मुक्ति दी गई है। The annual return for the financial year needs to be filed by the 31st December of the next financial year। तो 31st December is the due date, आप उसके पहले भी भर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलता हूँ मैं। और उसके साथ साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जाता है, जो मैंने आपको बता रहा था अभी जब मॉर्निंग का अपना फर्स्ट सेशन हुआ था, अनरिकॉर्डेड सेशन था, तो मैंने आपको बोला था टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाता है, उसके साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जाना 9 से जाना बहुत जरूरी होता है। व्हाट इज द फॉर्म सर? एनुअल रिटर्न का जनरल फॉर्म जो है 9 है, लेकिन अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आपको 9A भरना पड़ता है। नॉर्मल लोग 9 भरते हैं, कंपोजिशन और प्रिजम्पटिव स्कीम वाले 9A भरते हैं। ये हो गया एनुअल रिटर्न, ठीक है ना। अब फाइनल रिटर्न कब भरा जाएगा? फाइनल रिटर्न मतलब जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 10 कब भरा जाएगा सर? Every registered person is required to furnish a furnish return under section 39। मतलब नॉर्मल रिटर्न जब भरा जाता है, whose registration has been surrendered or cancelled is required to file annual return, final return in form GSTR 10 through common portal। सर ये फाइनल रिटर्न भरने का ड्यू डेट क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। What is the time limit for furnishing final return? A final return has to be filed within the 3 month, 3 महीने के अंदर भरने पड़ेंगे। कैंसिल करने या 3 महीने के अंदर भरना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर इज लेटर। जब आपको ऑर्डर आता है या कैंसिल होता है उसके बाद 3 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न भरना पड़ेगा। और उस रिटर्न में कभी कभी आईटीसी से रिवर्स भी करना पड़ता है, क्योंकि आपने कुछ स्टॉक रखा होता है। आईटीसी की बातें आईटीसी के चैप्टर में करेंगे अगेन। डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई पर्सन हैविंग यूआईएन, जो यूआईएन जिनके पास होता है वो जीएसटीआर 11 भरते हैं। सर वो जीएसटीआर क्यों भरते हैं? क्योंकि उनको यूजुअली सारी चीजों में से एग्जम्पशन दिया जाता है, लेकिन उनकी इनपुट पे अगर जीएसटी चार्ज हुआ रहेगा तो उसका उनको रिफंड मिलता है। वो रिफंड भरने के लिए उनको जीएसटीआर 11 भरना पड़ता है, ठीक है ना। सर अगर हम डिफॉल्ट करेंगे या रिटर्न नहीं भरा अगर हमने टाइम पे या डिले करेंगे तो क्या होगा? अब क्या होगा? आपकी जान तो नहीं ली जाएगी, आपको लग के क्या लगेगा? इंटरेस्ट पेनाल्टी फी, ठीक है ना।
और आपको नोटिस आएगा कि आपने रिटर्न नहीं भरा हुआ है। तो नोटिस वुड रिक्वायर्ड फर्निश रिटर्न विद इन 15 डेज। नोटिस आने के बाद 15 दिन में आपको रिटर्न भरने पड़ेंगे। अगर आपने ड्यू डेट पे नहीं भरा है, उसके बाद नोटिस आ गया, नोटिस आने के बाद 15 दिन में भरने चाहिए। सर लेकिन वो फीस भी तो लगता होगा। हाँ लगता है ना। अब ये जो फी यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, वो CGST एक्ट का फी लिखा है, ऐसा फी HGST एक्ट में भी लिखा है, इसलिए टोटल जो लेट फी लगता है वो 10,000 का लगता है। कल ही हमने क्लाइंट को फोन करके बताया, सर जी आपको अभी 10,000 का फी भरना पड़ेगा, तो वो मुझसे आर्ग्यू कर रहा था, नहीं 10,000 कैसे, 5,000 लगता है। हमने बोला CGST का 5,000 है, वैसे ही महाराष्ट्र GST एक्ट में भी 5,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये 5,000 मैक्सिमम है। वो फी लॉ के हिसाब से 100 रुपीज फॉर द डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। मतलब 100 रुपीज CGST का पेनाल्टी और 100 रुपीज HGST का पेनाल्टी, मतलब एक दिन का पेनाल्टी हो जाता है। लेट फाइलिंग फी का पेनाल्टी हो जाता है 200 रुपीज का, और मैक्सिमम उन्होंने यहाँ 5,000 और HGST का 5,000, मतलब 10,000 लगता है। लेकिन ये 100 रुपीज ओरिजिनली जब आया था तो इट वॉज टू मच, क्योंकि अगर 10 दिन का रिटर्न अगर लेट हो जाता है तो 2,000 की लेट फाइलिंग फी लग जाती है। इतनी तो CA की फी नहीं होती वो रिटर्न फाइल करने की, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने इसको कम किया हुआ है, वो आपके मॉड्यूल में से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 100 यहाँ पे भी लिखा हुआ है और 5,000 मैक्सिमम लिखा हुआ है, ठीक है ना। CMA के मॉड्यूल में उन्होंने अच्छे से लिख के दिया हुआ है। और इंटरेस्ट भी लगेगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट 18% पर एनम लगता है। आपको पता है जो लाइबिलिटी अगर आपने डिले किया होगा और आपने अगर फ्रॉड करके डिले किया तो 24% पर एनम का भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेट फाइलिंग फी फॉर GSTR 1, GSTR 3B, 4, 5, 6 आफ्टर द ड्यू डेट रिटर्न हैज बीन रिड्यूस्ड टू 50 रुपीज पर डे। 50 रुपीज कैसा है, इसका बाइफर्केशन क्या है, 25 प्लस 25 है, और मैक्सिमम तो 5,000 ही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर आपका नील रिटर्न है, अब नील रिटर्न वाले को तो बेचारे ने तो बिजनेस भी नहीं किया, और उसको अगर फाइलिंग फी लगा दोगे तो उसका तो और बेचारे का जान जलता है, तो उसके उन्होंने गवर्नमेंट ने 20 रुपीज रखा हुआ है। अब 20 रुपीज का भी बाइफर्केशन जैसे 10 रुपीज का CGST का है और 10 रुपीज HGST का, तो टोटल 20 रुपीज होता है। तो ऐसा यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। तो ये फीस के बारे में मुझे एक बात आपको बतानी थी, तो CMA के मॉड्यूल में से मैं आपको बता दी। ओके, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो था वो कंप्लायंस लास्ट ईयर में इतनी मारामारी हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने 17-18 का रिटर्न अभी भर के लिया हुआ है हमसे। 17-18 का रिटर्न अभी एनुअल रिटर्न भर के लिया है, क्योंकि फॉर्म में बहुत ज्यादा कंप्लायंस कॉम्प्लिकेशंस थे और वो फॉर्म बार बार चेंज कर रहे थे, ठीक है ना। दे वर ट्राइंग टू सिंप्लीफाइड इट, बट व्हाटएवर वाज द सिंप्लीफाइड वर्जन, इट वाज मोर डिफिकल्ट वर्जन देन द अर्लियर वर्जन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्रस्ट्रेट होकर हमें डेटाबेस कम करना था, कम से कम लोगों से वो रिटर्न भरवाना था। तो जिन्होंने भर दिया, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा था उनके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन लाया था। और ये रिलैक्सेशन में आपको याद रखना पड़ेगा, जिनका टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ का होता है उनको एनुअल रिटर्न भरने से मुक्ति मिल गई थी। और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि यार जिनका टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है, छोटे एसएससी, उनसे एनुअल रिटर्न नहीं भी लोगे तभी भी चलेगा, बट दिस इज फॉर शॉर्ट पीरियड, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19, ठीक है ना। और हमने अगर भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वॉलंटरी तो आप भर ही सकते हो, ठीक है ना। आगे चलता हूं। सर वो एनुअल रिटर्न अगर मैंने टाइम पे नहीं भरा तो कुछ नहीं, 100 रुपीज पर डे पेनाल्टी है यहाँ पे एनुअल रिटर्न का। एनुअल रिटर्न में यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं मिला है भाई, वो 20 और 50 रुपीज का। एनुअल रिटर्न में अभी भी 100 रुपीज, यहाँ पे यहाँ का 100 वहां का 100, और यहाँ पे 0.5% ऑफ द टर्नओवर, वहां का 0.5% ऑफ द टर्नओवर, मतलब समझो 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 200 रुपीज एवरी डे, विच एवर इज लोअर का आपको पेनाल्टी लगेगा अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरा तो। बहुत ही हार्श प्रोविजन है एनुअल रिटर्न नहीं भरा तो, ठीक है ना। एक छोटा सा नोट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स, इसका आप समरी में से पढ़ लेना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स के बारे में, रिटर्न भरने के लिए कौन, मतलब एक स्पेशल टाइप के लोग होते हैं जो ये अथॉरिटी लेते हैं गवर्नमेंट से, कोई एग्जाम वगैरह दे के, एंड दे एक्ट एज अ टैक्स कंसल्टेंट, दे आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हु कैन बिकम इंडियन सिटीजन, पर्सन विद अ साउंड माइंड, नॉट एजुकेटेड एज अ इंसॉल्वेंट एंड नॉट बीन कन्विक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। और उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, plus retired officer of the commercial tax department or the state government who is the service has worked not for post not lower than the rank of group B for minimum period of 2 साल minimum आपने काम किया हुआ है। enroll as a sales tax practitioner या tax return preparer earlier no for not less than 5 साल का जिनको experience है as a tax return preparers and has required prescribed qualification। और prescribed qualification में कौन कौन आता है, अभी ग्रेजुएट आता है, पोस्ट ग्रेजुएट आता है। ग्रेजुएट सारे आगे बीकॉम के, लॉ के, बैंकिंग के, बिजनेस मैनेजमेंट के, इंडियन यूनिवर्सिटी से। डिग्री ऑफ एग्जामिनेशन एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेकिन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी तभी भी चलेगा, लेकिन डिग्री चाहिए, मतलब बीकॉम वगैरह चाहिए। एनी अदर नोटिफिकेशन कंडक्टेड बाय द दिस काउंसिल, वो भी बोला उन्होंने।
A degree of examination of Indian university or a foreign university recognized by any Indian university as equivalent degree examination or has passed final examination of ICAI, ICSI or Institute of Cost Accountants of India. तो हम लोग भी CA, CA, CA में भी यहाँ पे क्वालिफाइड है, लेकिन पूरा एग्जाम पास होने के बाद प्रैक्टिस नहीं करना होगा तो आप ये भी बन सकते हो। चलो ठीक है, वो क्या क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है जो जीएसटी में होता है, पेमेंट कर सकता है, डेटा बना के रख सकता है, रिटर्न फाइल कर सकता है, रिफंड के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, तो ये कैन डू ऑल द वर्क। तो ये भी मैंने आपको समरी में बता दिया ये है क्या, ठीक है। दिस इज हाउ द चैप्टर इज ओवर। लेकिन फटाफट उसका क्या कर लेते हैं हम लोग, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट क्या क्या है इसमें। तो मोड्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ेगा, ऑफलाइन यूटिलिटीज भी है और जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है जो सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं मार्केट में, ठीक है ना, उनसे भी आप रिटर्न भरवा सकते हो। आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ रिटर्न आपको पता है जीएसटीआर 1 भरना पड़ता है, मंथली भरना पड़ेगा जिनका टर्नओवर अगर है मोर देन 1.5 करोड़, और क्वार्टरली भरना पड़ेगा जिनका टर्नओवर है अप टू 1.5 करोड़, क्वार्टरली भरना पड़ेगा। जीएसटीआर 3 भी उनको भरना पड़ता है और रजिस्टर्ड पर्सन को भरना पड़ता है बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। जीएसटीआर 4 कंपोजिशन और प्रिजम्पटिव स्कीम वालों को भरना पड़ता है 30th अप्रैल, मतलब साल में एक ही बार जाएगा अभी ये। जीएसटीआर 5 जो है वो मंथली रिटर्न जाता है फॉर एनआरटीपी और वो जाता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बिजनेस व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है ना। एनुअल रिटर्न जो है वो जाएगा आपका 31 दिसंबर में जाता है, यूजुअली उसके पहले भी भर सकते हो आप। जीएसटीआर 9 उसके साथ रिकंसिलिएशन जाता है 9C का। फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 है और जीएसटीआर 11 भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो जिनको यूआईएन इशू होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनके लिए चले जाता है। पेमेंट ऑफ टैक्स 20 तारीख के पहले हो जाना चाहिए पेमेंट ऑफ टैक्स, लेकिन जो कंपोजिशन प्लेयर है, कंपोजिशन टैक्स पेयर है, उनके लिए 18th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर बोला गया, मतलब सक्सेडिंग मंथ ऑफ द क्वार्टर, जब क्वार्टर खत्म हो जाता है तो। एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर के पहले जाता है, पूरे साल का पूरा डेटा उसमें जाना जरूरी है अलॉन्ग विद द रिकंसिलिएशन। सर रिवीजन ऑफ द रिटर्न कर सकते हैं क्या, तो आंसर इज नो, आप रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप अमेंड कर सकते हो रेक्टिफिकेशन टेबल में, और सितंबर का रिटर्न जाने के पहले या एनुअल रिटर्न भरने के पहले व्हिच इज अर्लियर। लेट फाइलिंग फी की भी हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। इतना सब हो गया। अभी मेरे पास 5 मिनट है तो मैं अपने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। अभी लेक्चर लॉग आउट होने आया हुआ है, ठीक है ना। आज लेक्चर अभी लॉग आउट हो जाएगा 12:30 12। हाँ आज कंटिन्यू करूँ कि नहीं देखते, चलो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। Who is required to furnish details of outward supply in form number GSTR 1, ठीक है ना। कौन भरना चाहेगा, किसे भरना पड़ेगा, तो देखो पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, नहीं इसको नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसको भी नहीं भरना पड़ता है, नहीं। तो नन ऑफ अबव है, इन दोनों के लिए GSTR 1 नहीं बना हुआ है। व्हाट एन स्टैंड्स फॉर HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर करके जो वर्ड है वो यहाँ पे एन होता है। Which form is furnished for submission of detail of outward supply, outward supply के लिए GSTR 1 जाता है। What is the due date of submission of GSTR 1, तो 10th of the following month, ठीक है ना, 10th of the following month, succeeding month ये है। Composition taxpayer is required to file return in form, composition taxpayer कौन से में भरता है, GSTR 4 अप्रैल में, 30th अप्रैल के पहले भरना पड़ता है, आपको पता है, ठीक है ना। Which of the following is not required to file इन एनुअल रिटर्न, तो क्या है, कौन एनुअल रिटर्न नहीं भरेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं भरना है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नहीं भरना है, एनआरटीपी को भी नहीं भरना है। एनुअल रिटर्न ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फी पे अंडर जीएसटी, सीजीएसटी है, उन्होंने बोथ नहीं पूछा, सीजीएसटी फॉर डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न, तो मैक्सिमम है 5000 यहाँ पे, लेकिन सीजीएसटी का 5000 जोड़ोगे तो 10000 हो जाता है। The date of filing final return, the date of filing final return is, देखो क्या कितने महीने में देना था, फाइनल रिटर्न कितने महीने में देना था, विद इन 3 मंथ बोला था हम लोग ने, फाइनल रिटर्न 3 मंथ में जाना था, बस यही है। Mr. X regular taxpayer did not make any taxable supply during the month of July, is he required to file return, answer is yes, nil return भी भरना mandatory है। If a return has been filed, how can it be revised, रिवाइज कर ही नहीं सकते, आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम अमेंडमेंट डाल सकते हो बाय बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर और फाइलिंग द एनुअल रिटर्न फॉर करंट ईयर व्हिचएवर इज अर्लियर। ये बातें हमारी हो गई है, तो ये चैप्टर भी हो गया। तो दिस इज हाउ यू शुड कीप इन माइंड कि अपना अभी मेजर सिलेबस हो गया, अभी आईटीसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका मैं लेक्चर अभी नेक्स्ट सेशन में ले लेता हूँ, ठीक है ना। वी विल इनिशिएट, अब अभी 41 हुआ है, आप री लॉग इन करो 12:50 को,
प्लीज री लॉग इन करो 12:50 को। एक 15-20 मिनट 25 मिनट का कुछ ना कुछ लेक्चर ले लेंगे, आईटीसी को चालू कर देते हैं आज, ठीक है ना। तो प्लीज री लॉग इन है 12:50, 10 मिनट का ब्रेक लेके आप री लॉग इन करो।